चलिए भाई जुड़ जाइए सभी बच्चे, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो इससे पहले की जो क्लासेस थी मैंने आपको बताया था कि हम जो है अब एक्टिव पैसिव वॉइस उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। और पहले हमने किसको कवर किया है? टेंसेस को। और टेंसेस को हमने बिल्कुल बेसिक से जो है वो कवर कर लिया है। चाहे आपका कोई भी टेंस क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, और लास्ट की क्लास में तो हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेंसेस की क्लास को अच्छे से देखा है, जिन्होंने टेंसेस को अच्छे से समझा है, तो आज जो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस हैं ये भी उनको अच्छे से याद होने वाले हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको अलग से कोई रूल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका टेंस मजबूत हो गया तो समझ लो आपका जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ये भी आपका मजबूत हो गया। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी उनको याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी मेन है। जैसे टेंसेस में मेन थी वैसे ही आपकी यहां पर भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपकी मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, देखो जब मैंने आपको टेंसेस को पढ़ाया था, टेंसेस को, ठीक है, जब मैंने आपको टेंस को पढ़ाया था तो टेंस में मैंने आपको किस तरह से हेल्पिंग वर्ब बताई थी। यहां पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट के जितने भी होंगे उनको मैं यहां पे लिखूंगा। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में मैंने कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कौन सी बताई थी, प्रेजेंट के परफेक्ट में कौन सी बताई थी, और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी बताई थी। ठीक है, इसी तरह से यहां पे लिखता हूं मैं पास्ट। पास्ट का जो इंडेफिनिट है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें कौन सी है, परफेक्ट है उसमें कौन सी है। ठीक है, परफेक्ट वाली को भी देखेंगे यहीं पे। ठीक, इसी तरह से एक है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में जो है आपकी दो ही बनती हैं, एक इंडेफिनिट और एक आपका परफेक्ट। ठीक है, एक इंडेफिनिट वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो, और एक आपका जो परफेक्ट है वो वाली। ठीक है, अब देखो मैंने आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई है, बताओ। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बताई थी डू और डज, यही बताया था ना। ठीक है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई है, इज, एम, आर। क्या बताया है, इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या बताया है, प्रेजेंट के परफेक्ट में बताया था हैज और हैव। क्या बताया था, हैज और हैव के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखनी है आपको, क्या कि किसी भी टेंस का चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। कौन सा नहीं बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। इसलिए देखो मैंने यहां पे भी आपका नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो किसी भी टेंस का आपका नहीं बनता है। पास्ट के इंडेफिनिट में कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई है आपको, डिड। क्या बताया है, डिड बताया है। कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया है, वाज और वर। क्या बताया है, वाज और वर जो है वो मैंने आपको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है। पास्ट के परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, हैड। क्या बताया था, हैड, कि हम हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और एक भी बच्चा मुझे ऐसा ना मिल जाए जिनको ये चीजें याद ना हो, क्योंकि ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझाई थी। ठीक है, और मैंने आपको इनका पूरा टेबल और पूरी चार्ट बना के आपको इनको बताया था। ठीक है भाई, देखो यहां पे यदि हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्यूचर में हम इस्तेमाल करते हैं विल, ठीक है, और शैल। विल और शैल का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, फ्यूचर में। और फ्यूचर के परफेक्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के परफेक्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल के साथ आपको क्या लगाना होता था, हैव। क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो हैव में यहां पे नीचे लिख दे। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये याद है टेंसेस की, उनको जो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस है वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, जिनको टेंसेस में ये चीजें याद है उनको एक्टिव पैसिव वॉइस भी याद हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी यहीं पे बता देता हूं। देखो एक सेकंड में वो छोटी सी टेबल बना देते हैं। ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये थे आपके किसमें, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। पास्ट के परफेक्ट में क्या आता है, हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में क्या आता था, फ्यूचर के इंडेफिनिट में हमने इस्तेमाल किया है विल और शैल को, ठीक है, विल और शैल। और फ्यूचर का जो परफेक्ट है उसमें हमने इस्तेमाल किया है विल, शैल और इनके साथ हैव का, क्या है, इनके साथ हैव का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जिनको ये आ गया उनको टेंसेस भी आ गए, समझ लो, उनको क्या आ गए, टेंस भी आ गए, ठीक है। टेंस में भी वो कोई गलती नहीं करेंगे और ना एक्टिव पैसिव वॉइस में गलती करेंगे, ठीक है। टेंसेस भी आ जाएंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस भी इसी से आ जाएंगे। अब देखो यहां पे, अब जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम ही रहती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है सेम ही रहती है। यहां पे कॉन्सेप्ट चलता है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि टेंसेस में जो आपका इंडेफिनेट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है, ये जो तीन चीजें आपकी होती है टेंसेस में, इनको एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स को एक्टिव पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, देखो टेंसेस में जो इंडेफिनेट है, टेंसेस में जो इंडेफिनेट आप देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाओगे तो कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी, किसकी, कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी उनके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है पैसिव वॉइस में, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, जैसे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी पड़ेगी। यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, इज, एम, आर, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान आया। तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में या पास्ट के इंडेफिनेट में या फ्यूचर के इंडेफिनेट में, जब आप इंडेफिनेट को कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी, इंडेफिनेट को जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं टेंसेस में, वो आपको अब इंडेफिनेट में लगानी है। फिर आप बोलोगे सर, और जो कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करते थे वो तो हमने लगा दी इंडेफिनेट में, फिर जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या लगाएंगे, देखो जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी इंडेफिनेट में भी लगेगी और खुद कॉन्टिन्यूअस में भी लगेगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में भी खुद लगेगी। लेकिन फिर इन दोनों में पहचान कैसे होगी, कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आपको बीइंग लिखना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो खुद कॉन्टिन्यूअस में तो आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी इंडेफिनेट में भी जाएगी। एक और देखो, जैसे कि पास्ट है, पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंसेस के समझ लो, ठीक है। तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वाज वर्ब। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, ये आपको इंडेफिनेट में यूज करनी है। यानी कि अब यहां पे वाज वर्ब जो है इंडेफिनेट में भी यूज होगा और खुद कॉन्टिन्यूअस में भी वाज वर्ब आपका यूज होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही इस्तेमाल को जब आप खुद कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करोगे तो बीइंग लगाओगे, और अगर आप इसको किसमें इस्तेमाल करोगे, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे किसमें, नॉर्मल जो आपका पैसिव वॉइस है इंडेफिनेट का, तब आप इसमें बीइंग नहीं लगाओगे, तब डायरेक्ट इजएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने यहां पे लिखा ही वाज सेंट, एक मैंने लिखा ही इज सेंट, एक मैंने लिखा ही वाज बीइंग, ठीक है, ही वाज बीइंग सेंट, एक मैंने लिखा ही इज बीइंग सेंट, ठीक है। ये मैंने यहां पे 4 सेंटेंसेस लिखे। पता कैसे चलेगा क्या कौन सी चीज है, देखो यहां पे क्या है, वाजवर लिखा हुआ है, वाजवर, वाजवर के तुरंत बाद ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ाई थी ना, वहां पे मैंने वाजवर के बाद क्या पढ़ाया था, आपको वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ाई थी। तो यहाँ पे वाजवर के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। तो डायरेक्ट जब वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म है, वाजवर किस में यूज होता है, पास्ट में। और मैंने बोला था जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो जो पास्ट का इंडेफिनेट है उसमें उसी टेंस की, पास्ट की ही कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर ये ऐसे होता ही वाज गोइंग या सेंडिंग या कुछ भी ऐसी चीज होती
तो यहाँ पे तो आईएनजी लगी हुई है। अब तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, अब ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है किसका, पैसिव वॉइस का। किसका है, पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट है। और देखो यहाँ पे इजमआर लगा हुआ है, यानी कि इजमआर कहां पे इस्तेमाल करते हैं वैसे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यहाँ पे ये जो इजमआर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल हो रहा है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाद तीसरी फॉर्म लगी हुई है, इससे पहचान सकते हैं। जब भी इजमआर और वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो वो पैसिव वॉइस में होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्रेजेंट का तो है ही, प्रेजेंट का तो है, लेकिन प्रेजेंट में किसका है, पैसिव वॉइस का है। प्रेजेंट में किसका है, पैसिव वॉइस है। अब देखो यहाँ पे भी वाजवर लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप उसी टेंस का कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तब भी आप सेम हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इंडेफिनिट बनाओगे तब भी सेम हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। लेकिन इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या होगा, जो इंडेफिनिट होगा उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और जो कॉन्टिन्यूअस होगा खुद उसमें क्या होगा, जो वाजवर है या इजमआर है उसके बाद आपको बीइंग देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें इसके साथ आईएनजी चाहिए, इसलिए हमने बी में आईएनजी लगा के इसको, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी है। इस तरह से भी आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना यहां तक सभी को। तो हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, दो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उनको, वाजवर को आपने इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल कर लिया और कॉन्टिन्यूअस में भी। ठीक है, दोनों में आपने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर लिया है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये वाजवर है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, बीइंग। ये बीइंग फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, कभी कोई और गोइंग पोइंग ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये बीइंग ही होगा। अगर सेंटेंस में बीइंग नहीं है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये कौन सा पैसिव वॉइस है सर, ये वाजवर तो लगता है पास्ट में, और ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। इसमें इजमआर लगा हुआ है, इसमें भी बीइंग लगा हुआ है, तो ये किसका है, किसका है, ये है आपके प्रेजेंट का। किसका है, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। क्या है, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट में किसका है, कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट में किसका है, कॉन्टिन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, क्लियर है भाई सभी को। ठीक है, चलो आगे देखो। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका लिखा हुआ है, आप हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आप टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं, यहां पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब से ही ये चीजें पहचाननी है। यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब से ही चीजें पहचाननी है। एक बार और मैं आपको बताता हूं, देखो जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है टेंसेस का, यदि आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे, पैसिव वॉइस में, तो इसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर आप खुद कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना रहे हैं, किसको, कॉन्टिन्यूअस टेंस को खुद बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें खुद कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, प्लस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग। इसमें भी कॉन्टिन्यूअस की, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस की। इसमें फर्क क्या होगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसमें डायरेक्ट इजमआर के बाद आएगी और इसमें किसके बाद आएगी, बीइंग के बाद। देखो इसमें डायरेक्ट इजमआर और वाजवर के बाद आई है, तो ये इंडेफिनिट है, पैसिव है उसी टेंस का। जैसे इस वाजवर पास्ट में लगता है तो पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव है। लेकिन अगर इनके बाद बीइंग लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा उसी टेंस का। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब हमारी बात आती है परफेक्ट की। किसकी, परफेक्ट की। परफेक्ट में हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जैसे प्रेजेंट होगा तो हैज हैव लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऐसा ही करते हैं। अगर हेड होगा तो क्या लगेंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। टेंसेस में ऐसा होता है, पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही होगा। यहां पे जो परफेक्ट है, परफेक्ट में खुद ही परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है, लेकिन यहां पे इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा शब्द ऐड करना पड़ता है, बिन। क्या ऐड करना पड़ता है, बिन। ये बिन आपको ऐड करना पड़ता है। और इसके बाद आएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी इसके बाद, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, भाई डाउट मैं आपके सबके लास्ट में लूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, सबके मन में ये बात आ रही होगी क्या, कि यहां पे ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने बताया है, ये तो हमने उसमें भी देखा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। भाई जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आपका टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट का ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आपका जो हैज या हैव है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखो, फिर बिन लिखो। लेकिन इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी आईएनजी, क्या पढ़ी थी? आईएनजी, और फिर हमने इसमें सिंस और फॉर को भी ऐड किया था। लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस होगा, जो आपके प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा, क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक तो ये वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म नहीं दिखेगी, और एक वो वाली जो सिंस फॉर लगी हुई है ना, वो वाली चीज नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट तो मिलता नहीं, आगे ऑब्जेक्ट मिलता है। अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब समझा दूं पहले, फिर आपको क्या मिलता है, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपको मिलती हैं, बिन भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर आता है वर्ब की तीसरी फॉर्म का। किसका आता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म का। यहाँ पे आपको आईएनजी वाली फॉर्म देखने को मिलती है, और यहाँ पे तीसरी फॉर्म देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ना तो कोई सिंस फॉर होगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इससे ही हम इसको पहचानते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं इसके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, 2-3 एग्जांपल देखोगे तो अपना बुद्धि में बैठ जाएगी बात। देखो एग्जांपल्स देखो, मैंने बोला एक सेंटेंस, ही हैज बीन सेंट, ठीक है। ही हैज बीन सेंट देयर। मैंने एक छोटा सा ऐसे सेंटेंस लिखा, और एक मैं लिख रहा हूं ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग देयर। लेकिन इसमें सिंस फॉर होगा। सिंस फॉर आपको कोई भी एक देखने को मिल सकता है, जैसे मैं सिंस के लिए मॉर्निंग लिख देता हूं, ठीक है। मान लो मैंने मॉर्निंग लिख दिया। अब देखो यहां पे इसमें क्या चीज का फर्क है, यहां तक सब कुछ सेम है, इसमें ही है, हैज है, बीन है, नहीं पहचान में आएगा। लेकिन यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और यहां पे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है। पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा हथियार ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इससे हम पहचान लेते हैं। वरना हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में सेम ही होती है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म से हम पहचानेंगे कि ये परफेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। इसको हम पहचानेंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस का, नॉर्मल टेंसेस का। समझ में आया? ऐसे आप इनको पहचानोगे। यहां तक क्लियर है? और किसी भी टेंस का जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता, ठीक है। सिर्फ आपके परफेक्ट तक बनते हैं। क्या बनते हैं? परफेक्ट तक बनते हैं। और एक और है जो आपका नहीं बनता है, वो है आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। क्या है? फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस है, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। ये बात आपको याद रखनी है। दो आपके ऐसे चीजें हैं जो नहीं बनती हैं पैसिव वॉइस में। नंबर एक कि आपका जो फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस है वो भी नहीं बनता है। जो कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अगर उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी आपका पैसिव वॉइस में नहीं बनता है, ठीक है। इंडेफिनिट को आप बनाओगे जब पैसिव वॉइस में, तो उसमें कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस को बनाओगे नॉर्मली, तो कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इससे ही सेंटेंस पहचान में आएगा। अगर आप परफेक्ट को बनाओगे तो परफेक्ट के साथ आपको बिन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी जो परफेक्ट में लगती है। कॉन्टिन्यूअस और ये वाली चीजें आपकी नहीं बनती हैं। अब मैं आपको जो मैंने आपको टेबल बताई थी, उस टेबल को फिल करना सिखाता हूं। ये टेबल कैसे फिल होगी, देखो आपने ये चीजें याद कर ली। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट की जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, उसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है? कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो मैं इनको इस्तेमाल कर दूंगा, प्लस में इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो देखा, पैसिव वॉइस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है और उनके बाद तीसरी फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस को ही बनाना है तो आपको इज एम आर यहां पे भी देखने को मिलेगा, इज एम आर यहां पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली चीज जरूर होनी चाहिए, इसलिए इसमें हम बीइंग को भी ऐड करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद लगाते हैं, ठीक है। अगर परफेक्ट को हमें देखना है तो परफेक्ट में क्या करेंगे, परफेक्ट में भी सेम ही चीज आपकी जो है, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंसेस में होती है वही होगी, लेकिन इनके बाद एक एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल करना है, बिन। क्या इस्तेमाल करना है? बिन। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज आपने नोटिस की, हम सिर्फ इंडेफिनिट में ही कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाकी हम कॉन्टिन्यूअस में भी एक्स्ट्रा शब्द लगा रहे हैं, परफेक्ट में भी एक्स्ट्रा शब्द लगा रहे हैं।
इसमें हमने जैसे कॉन्टिन्यूस में इजमार के साथ आईएनजी वाली चाहिए या वाजवर के साथ आईएनजी वाली चाहिए, तो हमने इसमें आईएनजी वाली लगा दी, बीई आईएनजी बीइंग, ठीक है। और जो हमारा थर्ड फॉर्म है, ये एक तरह से थर्ड फॉर्म लगा लो बिन को, जो हैज है वो उसको थर्ड फॉर्म में चाहिए तो हमने बिन लगा दिया उसमें, बस आपको इससे ही पहचान में आएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और तीसरी चीज है आपकी क्या, वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की फॉर्म, उसको तो आप जानते ही हैं। अब जैसे पास्ट है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, डिड, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट का हम वो बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या इस्तेमाल होना चाहिए, वाज या वर इस्तेमाल होना चाहिए और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आ गया समझ में? जब हम वाज वर को कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, तो इसके साथ क्या ऐड करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग इस्तेमाल करेंगे, वाज और वर्ब, ठीक है। इसके साथ क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। जो परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या कर रहे थे हम, बिन ऐड कर रहे थे, तो यहां पे भी बिन ऐड कर देंगे, हेड के साथ क्या ऐड कर देंगे, बिन ऐड कर देंगे, बस बन गया। एक ही सीक्वेंस है, जो चीज मैंने आपको बताई है वो ही सेम सीक्वेंस आपका है, ठीक है। कहां गया भाई, ये देखो यही सेम सीक्वेंस है। अगर इंडेफिनिट बना रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो इंडेफिनिट में ही आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर देनी है। यानी कि अगर आपने टेंसेस को सीख लिया तो पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है। अब जिन बच्चों को टेंस नहीं आते ना, उनको ये लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, बुद्धि में तो बैठ नहीं रहा है, भाई क्या बता रहे हैं सर, है ना। ऐसे ही लग रहा होगा बहुत से बच्चों को, जिन्होंने टेंसेस को नहीं देखा है उनको ऐसे ही लगेगा और लगता ही रहेगा जब तक पढ़ोगे नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब हमने बारी आती है फ्यूचर के, किसकी, इंडेफिनिट की। अच्छा, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते थे, विल बी, शैल बी, यही लगाते थे ना। तो यहां पे भी विल बी और शैल बी लगेगा, विल और शैल, इनके साथ बी आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इंडेफिनिट जब बनाओगे, इसका कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है तो हम डायरेक्ट परफेक्ट पर आ गए। अब परफेक्ट में आपको वही चीज ऐड करनी है क्या, बिन, तो यहां पे विल या शैल, इन दोनों के साथ आपको ये हैव तो लगेगा ही लगेगा, इसको मत भूल जाना, ये हैव जो लिखा हुआ है, हैव तो आएगा ही आएगा, तभी तो परफेक्ट बनेगा। बस इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर देना है, बिन, क्या ऐड कर देना है, बिन ऐड कर देना है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि अब ये किसका है, पैसिव वॉइस का है। अगर कहीं पे भी इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं तो वो पैसिव वॉइस है। अब इसमें देखो एक चीज आपकी गायब हुई है, यहां से और यहां तक एक चीज गायब हो गई। यहाँ पे जो डूडेज हम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे डूडेज कहीं पे भी नहीं है, नहीं मिलेगा ना डूडेज। देखो कहीं डूडेज से मिले तो मुझे बताओ, है कहीं पे डूडेज? हमने क्या किया है, सिर्फ देखो हमने चेंज कुछ नहीं किया है, कभी सोच रहे हो कि हमने कुछ चेंज कर दिया है। हमने जो डूडेज है और डिड है, इनकी जगह उसी टेंस की जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल कर दी है। जैसे यहां से हमें डूडेज हटाना था पैसिव वॉइस में, तो हमने इजमार को डूडेज की जगह इस्तेमाल कर दिया, देखो, और थर्ड फॉर्म लगा दी। वाजवर में से डिड हटाना था, डूडेज और डिड को हटाना होता है, तो हमने क्या किया, वाजवर की जगह, वाजवर को हमने किसी की जगह लिख दिया, डिड की जगह लिख दिया, तो देखो हमने लिख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल करते थे, अभी मैंने देखो आपको फॉर्मूला बताया था, कहां गया, ये रहा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल करते थे, हम इस्तेमाल करते थे बिन का इस्तेमाल करते थे ना, बिन का ही इस्तेमाल करते थे ना। तो हमने इसके बिन का जो इस्तेमाल है, इसके जो बिन का इस्तेमाल है वो तो हमने पैसिव वॉइस में कर लिया, देखो यहां तक कर लिया। अब इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज हमारे पास बची नहीं लगाने को, तो हमने इसको नहीं बनाया, फिर ये बनेगा ही नहीं। इसे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर बच्चों को याद नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहां पे हम जो है क्या करेंगे, बिन को ऐड कर देंगे। बिन किस में इस्तेमाल होता था, वैसे नॉर्मली हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते थे, ठीक है, लेकिन हमने इसको इससे ऊपर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि आपका जो परफेक्ट है उसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये टेबल थोड़ी बहुत याद हुई किसी को? अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखता हूं और आप पहचानना है कौन सा टेंस है, ठीक है, पहचानने की कोशिश करना। देखो मैंने लिखा आई, ठीक है, मैंने लिखा आई एम बीइंग बीटन, ठीक है, इतना ही लिखूंगा बस, आई एम बीइंग बीटन। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं दे आर, ठीक है, या फिर लिखेंगे दे आर नहीं, दे हैड बिन गॉन, ठीक है, दे हैड बिन गॉन। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं दे हैड बिन गोइंग, तो जैसे ही मैंने गोइंग लिखा आपकी बुद्धि में तुरंत आ गया होगा ये तो आईएनजी लगी हुई है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है सर का, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, दे हैड बिन सेंट, ठीक है, टू स्कूल, ठीक है। आगे देखो, और मैं लिखता हूं थर्ड नंबर पे रीना विल हैव बिन, ठीक है,
या फिर हम लिखते हैं रीना विल हैव, ठीक है, विल हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है, इतना लिख देते हैं। और देखो 4th नंबर पे मैं लिखता हूं रमेश वाज, ठीक है, रमेश वाज कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड हेयर, रमेश वाज कॉल्ड हेयर। छोटे छोटे से, बिल्कुल ज्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं है। एक मैं लिखता हूं नेहा, ठीक है, नेहा हैज बिन आस्क्ड, नेहा हैज बिन आस्क्ड, ठीक है, ऐसे। और मैं लिखता हूं 6 नंबर पे ही वाज वॉचिंग मूवीज, ठीक है। अब देखो आप क्या पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है। अगर आपका जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो हैज है, वह हैड है, उसके साथ बिन लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वो उसी टेंस का पैसिव है, यानी कि परफेक्ट टेंस का पैसिव है। देखते हैं, देखो पहले परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे है या नहीं है, ये सीरीज में पहचाने, बताओ सीरीज में चलते हैं। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इजएमआर। अगर मैं इजएमआर के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म देखता तो ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का नहीं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव बनता। लेकिन अब मैंने इसके बाद डायरेक्ट देख लिया बीइंग। जैसे ही मैंने बीइंग देखा, अब ये क्या बन गया, अब ये प्रेजेंट का तो है ही है, लेकिन प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का क्या है, पैसिव वॉइस है। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई सभी को? ये क्या है, इजएमआर के बाद अगर तुरंत बीटन लगा होता, इजएमआर के बाद तुरंत बीटन लगा होता, मान लो ये नहीं होता, ये बीइंग नहीं होता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाता। लेकिन अगर इसमें बीइंग लगा हुआ है तो अब ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेड, क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है। हमने देखा हेड बिन तो भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन उसमें आईएनजी आती है। अब हम आगे आए तो हमें क्या मिला, थर्ड फॉर्म देखने को मिली, सेंट देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है, अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अब ये खाली परफेक्ट है। और परफेक्ट में क्या है, इसमें क्योंकि बिन लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो परफेक्ट में क्या है, ये पैसिव है। क्या है, पैसिव वॉइस है। हेल्पिंग वर्ब से पहचान में आ रहे हैं ना किसका पैसिव वॉइस है, ऐसी पहचानते हैं, ठीक है। रीना विल हैव टॉट इंग्लिश, रीना विल हैव टॉट इंग्लिश। यहाँ पे देखो विल हैव लगा हुआ है और यहाँ पे टॉट लगा हुआ है। अब ये क्या है, बताओ मुझे क्या है। विल हैव कहां पे इस्तेमाल होता है, विल हैव इस्तेमाल होता है फ्यूचर के परफेक्ट में। अब ये परफेक्ट तो है चलो, लेकिन ये टेंस है या एक्टिव पैसिव वॉइस है। सर अगर इसके बाद बिन होता, परफेक्ट टेंस में बिन लगाना बहुत जरूरी है पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए। अब इसमें बिन नहीं है तो ये किसका है, टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंस है नॉर्मल, ठीक है, इसमें बिन नहीं लगा हुआ है। आगे देखो रमेश वाज कॉल्ड, देखो वाज वर्ड आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई डायरेक्ट। जब वाज वर्ड के बाद बीइंग होता तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस में लेके जाते पास्ट में, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है ये किसका है, अब ये सेंटेंस अब किसका है, ये सेंटेंस अब पास्ट के इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे हैज हैव लगा हुआ है, बिल लगा हुआ है और आगे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रेजेंट का। अब ये किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव, प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव है। प्रेजेंट के परफेक्ट का क्या है, ये पैसिव वॉइस है। क्लियर है? ऐसे देखो ही वाज वॉचिंग मूवीज, इसमें वाज वर्ब लगा हुआ है और डायरेक्ट क्या है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो ये तो नॉर्मल टेंस हो गया। अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म होती तो ये पैसिव वॉइस होता, इसके बाद बीइंग होता तो ये पैसिव वॉइस होता। बीइंग होना जरूरी है पैसिव में, कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इसके बाद तो भी नॉर्मल वर्ब की फॉर्म है। तो अब ये क्या है, अब ये नॉर्मल टेंस है। अब ये नॉर्मल टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट का। पास्ट का कौन सा टेंस है, पैसिव। पास्ट का, अरे पैसिव नहीं, पास्ट का नॉर्मल कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। मेरा दिमाग कहां चल रहा है सुबह सुबह। तो पास्ट का कौन सा है, पास्ट का ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव वॉइस नहीं है। क्या है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत तो पहचान में आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानते हैं। क्लियर है ना? जैसे मैंने आपको समझाया है, ये सबसे इजी तरीका है। इसी तरह से आपको इनको क्या करना है, आपको इनको याद करना है, ठीक है। सभी बच्चों को इनको ऐसे ही याद करना है, ठीक है भाई। चलिए, समझ में तो आ रहा है ना सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, समझ में तो आ रहा है ना सभी को? है जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें समझ में तो आई है ना आपको? देखो यहाँ पे देखो, ये टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं,
ये एक्टिव पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का जो थोड़ा बहुत डाउट था वो क्लियर कराया। अब आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें और क्लियर करवाना चाहता हूं, ठीक है, कुछ चीजें और क्लियर करवाना चाहता हूं अब तक जो मैंने आपको पैसिव वॉइस के बारे में नहीं बताई है। अब देखो असली चीज तो अब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बताई है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना आप जानते हैं कि काम चलता ही नहीं है भैया ना। हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब के बिना काम नहीं चलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, यहाँ पे एक चीज देखो, ये दो चीजों से बना हुआ है, एक्टिव और क्या लिखा हुआ है, पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव और वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के साथ लग जाएगा वॉइस तो, ठीक है। अब देखो एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है टेंस, यानी कि जितने भी आप टेंस पढ़ते हैं वो सब एक्टिव वॉइस के होते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है भाई, पैसिव पैसिव भी होता है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पैसिव वॉइस ही है। अगर एक्टिव वॉइस के बारे में आपसे कोई पूछे तो एक्टिव वॉइस क्या है, जो नॉर्मल हम टेंसेस को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पर फोकस होता है, सब्जेक्ट पर फोकस होता है। फोकस का मतलब है सब्जेक्ट पर जोर होता है, सब्जेक्ट को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, सब्जेक्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है, सब्जेक्ट पर फोकस होता है, फोकस होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, एक्टिव वॉइस में यही बात याद रखनी है। पैसिव वॉइस में आपको कौन सी बात याद रखनी है, इसमें हमारा जो फोकस है वो किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है। किस पर फोकस होता है, ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी पे हमारा फोकस होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में आपको दूंगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना ऑब्जेक्ट के होगा ही नहीं, किसी को ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। दूसरा देखो इसमें किस पे फोकस होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। अब ये जो आपका पैसिव वॉइस है, अगर किसी सेंटेंस में आपसे नहीं पहचान में आ रहा है तो पैसिव वॉइस में ज्यादातर आपको बाय लगा के देखने को मिलेगा, बाय सब्जेक्ट वाला सेंटेंस या वाक्य लिख देता हूं, ठीक है। बाय और सब्जेक्ट लिखा होता है जिसमें, जैसे बाय राहुल, बाय रमेश, बाय हिम, ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पे जो बाय लगा होता है ना, बाई वाला सब्जेक्ट, बाई वाला वाक्य जो होता है, बाई के साथ जो सब्जेक्ट वाला वाक्य होता है, ये क्या होता है, बाई वाला जो होता है ये पैसिव वॉइस का होता है। किसका होता है, पैसिव वॉइस का होता है, पैसिव वॉइस का होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात, इसमें क्या लगती है हमेशा, इसमें हमेशा क्या लगती है, इसमें हमेशा V3 लगती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और कोई फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इसके बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में। इसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, अगर सब्जेक्ट बाय लगा के लगा हुआ है तो समझ जाओ वो क्या है, पैसिव वॉइस है। इसमें हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसका जो रूल है वो रूल बताना चाहता हूं कि इसका रूल कैसे काम करता है। देखो जो हमारा टेंस है, टेंस, ठीक है, टेंस का फॉर्मूला हमने आज तक क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, ठीक है, वर्ब लिखो, वर्ब की जो भी फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हम सब्जेक्ट को आगे क्यों लिख रहे थे, अभी आपको एक पीछे मैंने बात लिखवाई थी एक लाइन में कि भाई सब्जेक्ट इसमें एक्टिव होता है या फिर सब्जेक्ट पर हम ज्यादा जोर देते हैं, सब्जेक्ट पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आगे लिख देते हैं। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस की बात करोगे तो पैसिव वॉइस में आपने देखा होगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे क्यों आ जाता है, ये इसलिए आता है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम इसमें एक्टिव मानते हैं, ऑब्जेक्ट पर इसलिए, ऑब्जेक्ट को इसलिए आगे लिखते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें भी इसके बाद देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म परमानेंट देखने को मिलेगी। आपको या तो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इतना जितना मैंने लिख दिया, ठीक है, आपको या तो स्ट्रक्चर इतना ही देखने को मिलेगा जितना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है भाई। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है आपको या तो इतना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, या फिर अगर इसमें सब्जेक्ट, देखो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं आया है, अगर इसमें सब्जेक्ट आएगा तो लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट देखने को मिलेगा।
बाय लगा के सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और ये जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में हो, ये क्या होता है ऑप्शनल होता है, ये क्या होता है ऑप्शनल होता है। देखो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए थे उन एग्जांपल्स को एक बार गौर से देखो, कहां गए भाई, ये रहे। देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी आपको सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है, हो सकता है आपको देखने में लगे आगे जो लगे हुए हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कहीं भी पीछे बाय लगा के मैंने सब्जेक्ट को नहीं लिखा है, सब्जेक्ट हमेशा अगर आएगा तो बाय लगा के पीछे आएगा। ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस में आगे कभी भी सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा पीछे देखने को मिलेगा बाय लगा के, ठीक है, पीछे देखने को मिलेगा बाय लगा के, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हुई कि इसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, इसमें सब्जेक्ट पर फोकस होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो बीइंग या बिन, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट में सब्जेक्ट देखने को मिलेगा बाय लगा के, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर फोकस कैसे होता है, आपको ये छोटा सा एग्जांपल में समझाता हूं। जब मैंने आपको बेसिक की क्लास समझाई थी, तो वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, एक राहुल है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन देखो तो इंग्लिश में भी लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं हिंदी में लिख के आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। मैंने लिखा मैं दूध पी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, दूध पी रहा हूं। मैं नॉर्मल लिख दिया आई एम ड्रिंकिंग मिल्क या आई एम हैविंग मिल्क, मैं क्या कर रहा हूं, दूध पी रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे पीने का काम कौन कर रहा है, मैं तो पी रहा हूं, मैं कौन हूं यहाँ पे, सब्जेक्ट हूं, मैं कौन हूं यहाँ पे, सब्जेक्ट हूं, मैं पी रहा हूं भाई दूध को, ठीक है भाई पी रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख करके, इसको यहाँ पे ऐसे ना लिख करके, अगर मैं यहाँ पे कुछ और तरीका से लिखूं, कैसे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दूध पिया ऐसे लिखेंगे क्या, हिंदी देख लेना, पिया जा रहा है। मैंने क्या लिखा इसको, दूध पिया जा रहा है। क्या मैंने यहाँ पे ये लिखा कि दूध को पी कौन रहा है, इस सेंटेंस को देखो सिर्फ, क्या मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि दूध को कौन पी रहा है, नहीं लिखा है। यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी, तो मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं दूध पी रहा हूं, काम क्या कर रहा हूं, पीने का, और ये क्या है, वर्ब है, काम जो करते हैं वही वर्ब होती है ना। अब इससे हम दो सवाल करेंगे, क्या और किसको। जब मैं इससे दो सवाल करूंगा तो क्या निकल के आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो मेरे सामने निकल के आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। देखो मैंने बोला इससे भाई क्या पी रहा है, जवाब क्या आया, दूध आ गया ना, सेंटेंस में दूध लिखा हुआ है, किसको पी रहा है भाई, दूध को पी रहा हूं, तो मेरे सामने क्या निकल के आया, दूध। तो दूध हमारा क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैंने आगे लगा दिया, दूध पिया जा रहा है, ठीक है, दूध पिया जा रहा है, लेकिन पी कौन रहा है नहीं बताया। अब यहाँ पे मैं एक चीज और लिखता हूं, क्या लिखूंगा भाई, इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूं, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, दो तीन एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जरूर नहीं होता एक बार में सारी चीज समझ में आ जाए। दूध मेरे द्वारा पिया जा रहा है। मैंने क्या बोला, दूध को मेरे द्वारा पिया जा रहा है। तो हिंदी में जब भी द्वारा दिखता है तो समझ जाओ पैसिव वॉइस है, और मैंने आपको बाय लगा के बताया था ना कि ये क्या है, मेरे ऊपर क्या था, मैं, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसलिए अगर सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में तो वो बाय लगा के आएगा या फिर आएगा ही नहीं, ठीक है, ये चीज याद है। अब यहाँ पे देखो दूध को मेरे द्वारा पिया जा रहा है, आप इसको ऐसे तो पहचान ही लोगे। नॉर्मल सेंटेंस में हम इसको कैसे पहचानेंगे, नॉर्मल जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें कैसे पहचानेंगे हम इसको हम जब पहचानेंगे जब हमारे पास ये डिटेल होगी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। क्या डिटेल होगी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा पहले। सेंटेंस में आपको पता करना चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखी चीज, ही हैज बीन सेंट। अभी हम टेंसेस में पढ़ के आए हैं कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, अभी पढ़ के आए टेंसेस में। लेकिन आपको यहाँ पे इसको पहचानना आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा आपको, इंग्लिश में तो आपको पता चलेगा यहाँ से फॉर्मूले में जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाई है ना, तो आपको उन हेल्पिंग वर्ब्स से पता चलेगा कि यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। मैंने देखा हैज हैव लगा हुआ है, बिन भी लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये सब्जेक्ट नहीं, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो शब्द है ये बहरूपिये की तरह यहाँ पे काम करेंगे
और यहाँ पे देखने में आपको लगेंगे सब्जेक्ट वाले, लेकिन जैसे ही आगे आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स को पकड़ करोगे, उनको पकड़ोगे, तो वहां पे आपको क्या दिखने चालू हो जाएंगे, वहां पे ये आपको दिखने चालू हो जाएंगे कि ये तो सब्जेक्ट नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। क्या है फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर ये सब्जेक्ट नहीं है आपका, क्या है भाई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलो अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाना चाहता हूं ऑब्जेक्ट के बारे में, छोटी सी चीज मैं लिखना चाहता हूं, वो क्या है देखो। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज लिखना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे सभी सेंटेंसेस को हम एक्टिव पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। सभी सेंटेंसेस को एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जा सकता, सभी को नहीं बनाया जा सकता। यहां पे देखो, हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले तो यही लगेगा ऑब्जेक्ट का होना। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है, यानी कि पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं बन सकता है। अगर भैया आपका ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं कभी भी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक रूल याद रखना है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक रूल याद रखना है, वो रूल क्या है देखो। ऑब्जेक्ट के लिए एक रूल है, वो क्या है रूल, वो रूल ये है कि एक आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ये मैंने थोड़ा सा आपको पीछे की क्लास में भी बताया था, शायद नहीं बताया था, बताओ बताया था नहीं बताया था, नहीं बताया, अरे यहां पे नहीं यूट्यूब पे बताया था। एक होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या है ये बताओ, पता है किसी को? यूट्यूब पे तो दिया था बच्चों ने जवाब, क्या है ये? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे, कौन सी चीजें होती हैं इनमें, क्या है ये देखो। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, वही वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ये क्या है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती, वो आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा, जो वर्ब क्या और किसको, यही है ना, क्या और किसको, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो व्हाट और हुम का जवाब देती है। जो वर्ब व्हाट और हुम का जवाब देती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहां पे इसका मतलब क्या है, जो वर्ब इनका जवाब नहीं देती, ठीक है, जो वर्ब इनका जवाब नहीं देती, ठीक है भाई, जो वर्ब इनका जवाब नहीं देती है, जो वर्ब व्हाट और हुम का जवाब नहीं देती है, जो वर्ब व्हाट और हुम का जवाब नहीं देती है, वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं, इन वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इनका क्या नहीं बनेगा, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है, सिर्फ इनका पैसिव वॉइस बनेगा, सिर्फ इनका पैसिव वॉइस बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज, सबसे आसान सेंटेंस, गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा। इसकी हिंदी सभी को पता है कि वह स्कूल जा रहा है, सबको पता है। काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। कहां जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। वो कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो मुझे इससे अब जवाब क्या चाहिए, क्या और किसको, मुझे इसका जवाब क्या चाहिए। अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है सेंटेंस का, तो मुझे क्या जवाब चाहिए, क्या और किसको का जवाब चाहिए। तो मैं इससे बोलूंगा क्या जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया। पूरी सेंटेंस में आया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला किसको जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया। हाँ,
अगर मैं ये बोलूंगा कहाँ जा रहा है तो बोलेगा स्कूल। अगर मैं बोलूंगा कौन जा रहा है तो बोलेगा ही जा रहा है। यानी कि कहाँ का और कौन का जवाब तो आ गया, लेकिन क्या और किसको का जवाब नहीं आया। क्या और किसको का जवाब नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो गो है ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। कुछ बच्चे सोचेंगे इसका पैसिव वॉइस बना दो, नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ऐसे लिख देंगे हम, ही इज बीइंग, आप सोच रहे होंगे ही इज बीइंग गॉन, है ना, टू स्कूल, सर ऐसे लिख देंगे, नहीं है, गलत है। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है, इसका कोई पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, गो का कोई बन ही नहीं सकता, नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखो एक सेंटेंस, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, सबसे आसान जो आप जानते हैं, ही इज वॉचिंग टीवी। इसमें देखो काम क्या हो रहा है, देखने का। क्या काम हो रहा है? देखने का। अब इस देखना ही हमारे वर्ब है। इससे मैं सवाल करूंगा क्या देख रहा है, तो जवाब में क्या आया? क्या देख रहा है भाई? टीवी देख रहा है। अरे ये तो जवाब आ गया। किसको देख रहा है? टीवी को। अब जरूरी नहीं है दोनों का जवाब आए, एक का भी आ जाएगा तो भी मानेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, एक जवाब एक में भी आ गया, दोनों में भी आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट ले रही है, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। अब इसका कैसे बनेगा? देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे बनाएंगे हम? टीवी लिख देंगे आगे ऑब्जेक्ट की तरह। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं पैसिव वॉइस में, ऐसे ही लगता है ना। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लस में बीइंग। टीवी इज बीइंग, और हम वॉचिंग नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे? वॉच की तरफ लिख देंगे, वॉच्ड। टीवी इज बीइंग वॉच्ड, इतना लिख दिया। अब सब्जेक्ट को भी लिखना चाहते हैं तो बाय लगा के पीछे, अब बाय लगा के ही नहीं लिखना है, ही का जो दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसको लिखते हैं हिम। आपको आगे बनाना सिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। तो समझ में आया कैसे ये काम कर रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी, इसमें वॉचिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ले रही है टीवी को, तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बन सकता है। हर किसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते, हर किसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। मैंने बोला रीना, ठीक है, रीना हैज, देखो गो का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो गो हो, गॉन हो, गोइंग हो, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि गो कभी भी ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट लेता तो इसके बाद जरूर मुझे कुछ ना कुछ लिखने की जरूरत पड़ती, मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता, लेकिन देखो तो यहां पे भी खत्म हो गया, है ना। लेकिन ये जो है आपका नॉर्मल टेंसेस में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये वाला जो है वो आपका इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसको पैसिव वॉइस में क्या नहीं करोगे? इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। और देखो और सेंटेंसेस आपको दिखाता हूं। मैंने बोला, अच्छा वैसे टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इसमें बिन और लगा होता, बिन और गॉन लगा होता, तो ये कोई टेंस होता? तब नहीं होता। ये पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फिर आपको सिंस फॉर वगैरह कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और कौन सा है भाई जो आपका नहीं लेगा, वर्ब नहीं लेगा? बताओ, सेंटेंस बताओ। मैंने बोला दे वाज, ठीक है, दे वाज क्या कर रहे हैं भाई वो? मैंने बोला दे वाज, अगर मैं इसको छोटा सा इतना लिखूंगा, देखो वाज नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, वर लिख देंगे। दे वर क्या लिखूंगा मैं? अगर मैं यहां पे लिख देता हूं दे वर स्पीकिंग, ये मैंने लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, इस सेंटेंस में अभी मैंने कहीं पे ऑब्जेक्ट लिखा है कोई? अभी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। अब ये बिना ऑब्जेक्ट के है, दे वर स्पीकिंग, वे बोल रहे थे, बस इतना ही है, ठीक है। दे वर स्पीकिंग। अगर मैं यहां पे एक चीज और ऐड कर दूं, ट्रुथ, दे वर स्पीकिंग ट्रुथ, अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। अब मैं अगर इससे जवाब करूंगा, सवाल करूंगा, क्या, किसको, क्या बोल रहे थे भाई, तो जवाब क्या आएगा? ट्रुथ, सच। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं यहां से ट्रुथ को हटा दूंगा, अगर ये इतना ही लिखा रहेगा, तब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तब ये नॉर्मल है। अगर इसमें आपका ये पीछे मैंने नहीं लिखा तो ये नॉर्मल हो जाएगा फिर, ठीक है। अब मैंने ट्रुथ लिख दिया, अब इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकता हूं। ट्रुथ वर या वाज, ट्रुथ के साथ वर लिखूं या वाज लिखूं? वाज लिखना पड़ेगा। देखो दे तो हमारा प्लूरल था,
इसलिए हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी, लेकिन ये तो एक तरह से सिंगुलर है तो इसके साथ वाज ही आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फिर हम लिखेंगे ट्रुथ वाज। अब देखो यहाँ पे पैसिव है तो कॉन्टिन्यूअस वाला है तो बीइंग लिखेंगे, ट्रुथ वाज बीइंग। ठीक है, अब स्पीक की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, स्पोकन बाई। अब सब्जेक्ट को लिखने के लिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बाय लगा के देम लिख देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसमें। ये बेशक लास्ट में बेशक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बाई के बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, लेकिन है ये सब्जेक्ट लिखा जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। ऐसे ही तो यहाँ पे है, जो हम आगे ही लिख रहे थे है तो वो ऑब्जेक्ट, लेकिन लिखा जा रहा है सब्जेक्ट की तरह, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी आप जब करोगे प्रैक्टिस तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सभी को समझ में आ रहा है ना भाई। पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल आज की क्लास में दे दी है। ठीक है, बहुत सारी डिटेल मैंने समझाई है, फिर भी आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको समझाया था, ये ही मेन है पैसिव वॉइस में, यही चीज मेन है। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आई है तो फिर ये लगा लो कि आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, जिसको टेंस आ गए उसको पैसिव वॉइस आ गए। ठीक, समझ में आ गया। पैसिव वॉइस को पहचानते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया था। देखो, अब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा कि भाई आपको इनकी हिंदी बताने चलूंगा, हिंदी की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें सेंटेंस को देखते ही पैसिव वॉइस में बदल देना है। ठीक है, चलो आपको एक एग्जांपल में दिखाना चाहता हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप मुझे बताना है इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैड बिन, या बिन नहीं लिखते हैं, ही हैड कॉल्ड। ठीक है, ही हैड कॉल्ड। ठीक है, अब यहां पे लिख देते हैं हम हिम, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं राहुल। ठीक है, एक छोटा सा मैंने लिख दिया। एक मैंने लिखा है, तो इसको थोड़ा ना नीचे की तरफ लिखता हूं, ठीक है, ताकि आगे बनाए तो समझ में आ जाए। एक मैंने लिखा है दे वर, ठीक है, दे वर आस्किंग हिम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनको यदि मुझे पैसिव वॉइस में बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, टेंस तो पहचान में आ ही रहा होगा, ये परफेक्ट टेंस है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा है बताओ, इसको कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, आस्क्ड की जगह लगा देते हैं आस्किंग। ठीक है, तो हो गया ये कॉन्टिन्यूअस। अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेड के बाद बिन लिखना पड़ेगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही बनेगा। तो कॉल जो है होता है, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो भाई किसी को बुलाएंगे ही, भाई क्या बुला रहा है, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा किसको बुला रहा है तो जवाब आ गया राहुल को। तो यहाँ पे राहुल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो राहुल को हम आगे लिख देंगे, फिर हम हेड लिखेंगे। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बिन लिखेंगे, राहुल हैड बिन। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब हमें क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है कॉल की, तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। राहुल हैड बिन कॉल्ड, किसके द्वारा बुलाया जा रहा है, ही के द्वारा, तो बाय लिख देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ऐसे बनेगा पैसिव वॉइस। दे वर आस्किंग हिम, कैसे बनाएंगे, दे वर आस्किंग हिम, इसको कैसे बनाएंगे बताओ। कल की क्लास में एक बार फिर से समझा दूंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दे वर आस्किंग हिम, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो मैंने बोला क्या पूछ रहा है, कोई जवाब नहीं आया। जैसे मैंने बोला किसको पूछ रहा है तो जवाब आ गया उसको। हिम का मतलब होता है उसको, तो हिम हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये नहीं है कि आगे हिम ही लिख दिया, नहीं, ये नहीं लिखना, आगे आएगा तो सब्जेक्टिव केस ही, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हिम किसका होता है, ही का, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। अब वाज वर है तो वाज वर नहीं आएगा, वाज आएगा, ही वाज। अब पैसिव वॉइस है या कौन सा है, पैसिव वॉइस है किसका, कॉन्टिन्यूअस का, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। अगर ये परफेक्ट होता तो बिन लिखते, और इंडेफिनेट होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ही वाज बीइंग। अब आस्किंग की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, आस्क्ड। ही वाज बीइंग आस्क्ड, देम आएगा, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, बाय देम। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की क्लास से कि कैसे बनते हैं। अभी मैंने आपको किसी भी टेंस को ढंग से नहीं पढ़ाया है इसमें पैसिव वॉइस में। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं, सेंटेंसेस को कैसे हम पता लगाते हैं कि पैसिव वॉइस में है। ठीक है, रियल कॉन्सेप्ट जो है आपका कल से ही स्टार्ट होगा। आज मैं सिर्फ आपके लिए ये क्लास इसलिए लेकर आया हूं ताकि कल की क्लास में जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी इशू ना हो। ठीक है, तो मैंने एक ही क्लास में बोला था कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, और मेरे हिसाब से इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है
कि टेंसेस से पैसिव वॉइस में कैसे जाते हैं, टेंसेस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वाली में, और उसमें मैं आपको इसका आगे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम है ना उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है, जो एरर है, जो क्वेश्चन है, वो आपको एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि पैसिव वॉइस से एरर ना आए। 100% आपके पैसिव वॉइस से एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे ये इतना भरोसा है, जिन बच्चों ने टेंसेस को, उनमें हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से कर लिया है, अगर 100 बच्चे हैं ना, तो इन 100 बच्चों में से 90 बच्चों को वो चीज समझ में आ गई होगी। 100 में से 90 को समझ में आ गई होगी कि ये पैसिव वॉइस फंडा क्या है, कैसे काम कर रहा है ना। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो 10 लोग जो बचे हुए हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि इन्होंने टेंसेस को ढंग से समझा ही नहीं। इन्होंने टेंसेस को ढंग से क्या नहीं किया? टेंसेस को ढंग से समझा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नई क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।